वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। हम लोग आज डिस्कस करेंगे दी एथिकल मार्केटिंग टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल रूल्स 2021। तो रूल नंबर 1 हमारे पास है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल इसका है दी एथिकल मार्केटिंग टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल रूल्स 2021 और कमेंसमेंट शल कम इनटू फोर्स एट वंस। एक ही बार जो है ये लागू होगा। डेफिनेशंस, अब इसमें जो भी डेफिनेशन डिफ़ाइन की गई हैं अनटिल एंड अनलेस उनमें कोई चेंज ना की जाए। सबसे पहली डेफिनेशन एक्ट का मतलब क्या है कि जहाँ भी एक्ट का लफ्ज़ यूज़ होगा मतलब ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान एक्ट 2012, ड्रैप एक्ट 2012 जो है वो। इसके अलावा कंपनी का मकसद क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन जिसमें जो है एजेंट या उससे एफिलेट जो भी करते हैं या उसके साथ किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है वो कॉन्ट्रैक्टर्स या आउटसोर्सर्स जो एज अ थर्ड पार्टी उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक्ड हों, जो डेवलप करते हों, मैन्युफैक्चर करते हों, सेल करते हों, मार्केटिंग करते हों या डिस्ट्रीब्यूट करते हो थेराप्यूटिक गुड्स या मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ जो भी पाकिस्तान में बन रही हैं, तो उनसे डायरेक्टली लिंक्ड उनके एजेंट्स हैं, एफिलेटेड हैं, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है या उनके आउटसोर्सर्स हैं, जो भी इस तरह के हैं वो सब के सब जो है कंपनी में आ जाते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि ऐसा प्रोडक्ट जो ट्रेनिंग के लिए दिया जाए हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को या पेशेंट एजुकेशन के लिए दिया जाए। अक्सर देखा होगा कि डिवाइसेस जो है वो दिए जाते हैं इस तरह से, जैसे स्पेसर वगैरह होते हैं जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए वो यूज़ किए जाते हैं, या ऐसे ही दूसरे डिवाइसेस जो है ब्लड शुगर टेस्टिंग के लिए या कोई और, तो वो जो है डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दिए जाते हैं कि उन्हें किस तरह से इस्तेमाल करना है। वो फिर हेल्थ केयर प्रोफेशनल की ट्रेनिंग के लिए भी हो सकता है या पेशेंट एजुकेशन के लिए भी। इवैल्यूएशन प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि ऐसे प्रोडक्ट जो प्रोवाइड की जाए ह्यूमन यूज़ के लिए फ्री सैंपल के तौर पे, जो सैंपल्स मिलते हैं सिंगल यूज़ प्रोडक्ट, अक्सर उनमें जो है एक ही 2 टैबलेट इस तरह से सैंपल्स मिलते हैं, उन्हें हम कहते हैं इवैल्यूएशन प्रोडक्ट। या जो है लोन्स दी जाए रीयूजेबल प्रोडक्ट्स की, या जो है कैपिटल इक्विपमेंट्स वगैरह, तो ये सब के सब जो है इवैल्यूएशन प्रोडक्ट में आ जाते हैं। गिफ्ट का मकसद क्या है कि कोई भी जो है अगर चीज़ प्रोवाइड की जाए इंडिविजुअल हेल्थ केयर को जो इन रूल्स की कैटेगरी में फॉल ना करती हों, मतलब इनसे हट के कोई एक्स्ट्रा इस तरह की चीज़ दी जाए तो वो गिफ्ट कहलाएगा। उसमें जो है या तो टचेबल भी हो सकते हैं, टेंजिबल या इनटेंजिबल, मतलब ऐसी चीज़ जो हम छू सकें, या ऐसा जो है मटेरियल होगा बैंक बैलेंस है कोई और चीज़ जो टच ना की जा सके, वो भी हो सकते हैं। या तो उनकी जो है मॉनेटरी वैल्यू होगी, कैश हो सकते हैं, या जो है गिफ्ट कार्ड, फूड, कोई गिफ्ट बास्केट वगैरह, फ्लावर्स इस तरह के, या कोई और ब्रांडेड जो है प्रोमोशनल आइटम्स वगैरह दिए जाए। सिर्फ इन तक ही लिमिटेड नहीं है, और भी इस तरह के रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो सब गिफ्ट में आ जाते हैं। हेल्थ केयर प्रोफेशनल मतलब कोई भी जो है मेडिकल, डेंटल, फार्मेसी, नर्सिंग प्रोफेशन या अलाइड हेल्थ प्रोफेशंस, या जो भी ऐसे पर्सन जो हेल्थ केयर की जो है एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हों, जो प्रिस्क्राइब करते हों, रिकमेंड करते हों, परचेज़ करते हों, सप्लाई, सेल या एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी जो है थेराप्यूटिक गुड की जिसमें मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ भी आ जाती हैं, वो एज अ रजिस्टर्ड या जो है इनलिस्टेड अथॉरिटी के तौर पे काम कर रहे होंगे, मतलब एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट या रजिस्टर्ड डॉक्टर या नर्स जो भी है वो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे होंगे, प्रिस्क्राइब रिकमेंड कर रहे हैं कोई मेडिकेशंस या परचेस उसकी सप्लाई वगैरह, तो वो कहलाएंगे हमारे पास हेल्थ केयर प्रोफेशनल। हेल्थ केयर इंडस्ट्री ये जो है कंप्राइज़ करेगी जो भी डायग्नोस्टिक, प्रिवेंटिव, रेमेडियल या थेरापेटिक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर हो गए, नर्सिस हो गए, मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल हैं, और इसके अलावा प्राइवेट, पब्लिक या कोई भी इस तरह की वॉलंटियरी आर्गेनाइजेशन है जो ये सब सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें जो है मेडिकल इक्विपमेंट्स भी आ जाएंगे, और उसके अलावा थेराप्यूटिक गुड्स जो मैन्युफैक्चरर हैं वो, उसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस फर्म से जो है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़ वगैरह वो भी जो है इसमें आ जाएगी। की सेक्टर्स जो है हेल्थ केयर इंडस्ट्री के उन्हें क्लासिफाई किया जा सकता है 4 सब सेगमेंट्स में। सबसे पहला फार्मास्यूटिकल और थेराप्यूटिक गुड्स मैन्युफैक्चरर, जो भी फार्मास्यूटिक या थेराप्यूटिक गुड
मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। उसके अलावा मेडिकल डिवाइसेस, इक्विपमेंट और हॉस्पिटल सप्लाईज़ मैन्युफैक्चरर, हेल्थ केयर सर्विसेज और फैसिलिटीज़। इसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस या मेडिकल सर्विसेज या मैनेज्ड केयर वगैरह जो है। इसके अलावा इंस्टीट्यूशन का मकसद क्या है कि हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन या तो वो पब्लिक हो, प्राइवेट हो, या कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, या इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो, जो हेल्थ केयर और उससे रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता हो, जिसमें जो है इन पेशेंट, आउट पेशेंट केयर, उसके अलावा डायग्नोस्टिक, थेरापेटिक सर्विसेज, लेबॉर्ट्री सर्विसेज आ जाती है, मेडिसिनल ड्रग्स, नर्सिंग केयर, असिस्टेड लिविंग, एल्डरली केयर, और उसके अलावा जो है रिटायरमेंट कम्युनिटीज़ की जो है हेल्थ से रिलेटेड पॉलिसीज़ वगैरह। मतलब इन सब चीज़ों में जो भी इन्वॉल्व होंगे या जो भी इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हैं हेल्थ केयर और उससे रिलेटेड सर्विसेज के लिए, उन सब में इन्वॉल्व होने वाले इंस्टीट्यूशन जो है हमारे पास हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन होंगे। मेडिकल टेक्नोलॉजी का मकसद क्या है कि प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी या रिलेटेड सर्विसेज या थेरापी वगैरह जो भी डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मॉनिटरिंग या मैनेजमेंट या जो है हेल्थ कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए या डिसेबिलिटीज़ को और रिमूव करने के लिए या उनके अगेंस्ट जो है यूज़ की जाए, वो कहलाएंगी हमारे पास मेडिकल टेक्नोलॉजी। आउटसोर्सिंग का मकसद क्या है कि ऐसा इंटरेक्शन के हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और कंपनीज़ के दरमियान, ठीक है, किस तरह से इंटरेक्शन होगा और क्यों होगा। इंटरेक्शन किस लिए कि कोई भी जो है प्रोमोट करना है, सेल या मार्केट करनी है किसी भी थेरापेटिक गुड की, उसके अलावा मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ वगैरह हैं, या जो है प्रोडक्ट्स, जो भी इवैल्यूएशन प्रोडक्ट है, डेमोन्स्ट्रेशन प्रोडक्ट वगैरह हैं, वो जो कंपनी अपनी तरफ से हेल्थ केयर प्रोफेशनल की तरफ भेजती है थर्ड पार्टी के थ्रू, थर्ड पार्टी जो भी उनके जो है हायर किए हुए लोग होते हैं उनके थ्रू, ये कहलाता है आउटसोर्सिंग। प्रमोशन का मतलब क्या है कि कोई भी एक्टिविटी जो है ना की जाए या ऑर्गेनाइज़ की जाए या जो है स्पॉन्सर की जाए कंपनी की तरफ से, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल को जो है ना प्रमोट करने में, मतलब उन्हें जो है ये डायरेक्शन दे के वो प्रमोट करें किसी भी जो है प्रिस्क्रिप्शन को, रिकमेंडेशन या जो सप्लाई, यूज़, परचेस वगैरह है, एडमिनिस्ट्रेशन है या कंजप्शन है किसी भी थेराप्यूटिक गुड की या मेडिकल टेक्नोलॉजी की, चाहे फिर वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन के थ्रू है, इंटरनेट या दूसरे जो है तरीक़ों से प्रमोशन पे उनको राज़ी किया जाए। सिंपल वर्डों में हम कहते हैं कि भाई ये जो है डॉक्टर फ़लाँ कंपनी का प्रमोशन कर रहा है, इस कंपनी के नुमाइंदे से इसकी बात हुई है इसीलिए ये सिर्फ उसी की दवाएं लिख रहा है, तो ये कहलाएगा सिंपली प्रमोशन। रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो है हेल्थ केयर इंडस्ट्री का रिप्रेजेंटेटिव, हम कहते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, मेडिकल रेप है। सो जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के साथ जो है ना मिलेगा, बातचीत करेगा, प्रमोशन से रिलेटेड जो भी थेरापेटिक गुड की जो है बातचीत है उसके हवाले से, तो वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो होता है उसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव। हेल्थ केयर इंडस्ट्री का मतलब वो रिप्रेजेंटेटिव है। इसके अलावा कोई भी वर्ड जो यहाँ पे यूज़ किए गए हैं और डिफ़ाइन नहीं किए गए तो उनकी मीनिंग सेम होगी जैसे जो है ड्रेप एक्ट 2012 में डिफ़ाइन की गई हैं। रूल नंबर 3 हमारे पास है बेनिफिट्स ऑफ एथिकल इंटरेक्शन। एथिकल इंटरेक्शन के क्या फ़ायदे हैं? कंपनीज़ और हेल्थ केयर प्रोफेशनल के दरमियान जो इंटरेक्शन होता है वो एथिकल इंटरेक्शन होना चाहिए। किस लिए एथिकल इंटरेक्शन होना चाहिए? ऐसी कंपनीज़ जिनके पास मार्केटिंग ऑथराइजेशन है थेराप्यूटिक गुड्स की और उसके अलावा हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो पाकिस्तान में उनके दरमियान, सबसे पहला उनका मकसद होना चाहिए कि मेडिकल डिसीशंस जो भी हैं वो पेशेंट इंटरेस्ट की बेसिस पे होनी चाहिए। मतलब अगर आप कोई दवाई या कोई भी चीज़ रिकमेंड कर रहे हैं, कोई भी मेडिकल डिसीजन ले रहे हैं, उसका जो है बेस्ट इंटरेस्ट पेशेंट के लिए होना चाहिए, उसको फ़ायदा होना चाहिए, उससे अपना फ़ायदा नहीं देखें। इसके अलावा पब्लिक कॉन्फिडेंस बढ़ाना मेन मकसद होना चाहिए इंटरेक्शन का, जो भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या रिप्रेजेंटेटिव और हेल्थ केयर प्रोफेशनल में इंटरेक्शन होता है कि वो पब्लिक कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, मेडिकल डिवाइसेस या डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री जो है उनका जो है उनके बारे में और ज़्यादा एतमाद बढ़ाएं पब्लिक के दरमियान। इसके अलावा पेशेंट का जो है एक्सेस बढ़ाएं, सेफ़ और इफ़ेक्टिव यूज़ जितनी भी मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं, ताकि जो है अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग दी जा सके हेल्थ केयर प्रोफेशनल को कंपनीज़ की तरफ से,
या जो थेराप्यूटिक गुड इंडस्ट्रीज़ हैं वो जब हेल्थ केयर प्रोफेशनल को प्रॉपर अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग देंगे टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, तो फिर जो है वो पेशेंट सेफ्टी या इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ा सकते हैं इस ट्रेनिंग की मदद से। इसके अलावा प्रमोट करना, कोई भी जो है मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ की में कोई जिद्दत लानी है, कोई डेवलपमेंट करनी है उनमें, ठीक है। अब वो जो है एक जायज़ तरीके से होनी चाहिए और जो है शफ़ाफ़ हो, मतलब कोलैबोरेशन ऐसी नहीं हो कि उसमें किसी का फ़ायदा हो। तो जायज़ और शफ़ाफ़ तरीके से जो है मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ के बारे में कोई डेवलपमेंट करनी है तो उसका प्रमोशन किया जाए। इसके अलावा ओपन और ट्रांसपेरेंट बिज़नेस एनवायरनमेंट को फैसिलिटेट करना, जिसमें जो है कोई भी एक्स्ट्रा खर्चे वगैरह नहीं होंगे, ताकि जो है कंपनी जो है ना ग्लोबल मार्केट्स में पार्टिसिपेट कर सके या ग्लोबल एक्टिविटीज़ कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में पार्टिसिपेट कर सके। रूल नंबर 4 हमारे पास है इंटरेक्शन ऑफ हेल्थ केयर इंडस्ट्री एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल। इंटरेक्शन जो भी होता है हेल्थ केयर इंडस्ट्री और हेल्थ केयर प्रोफेशनल के दरमियान, तो उनमें जो है कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए। सबसे पहला, कोई भी जो है ना वो उससे गलत फ़ायदा नहीं लेगा, ठीक है। परचेसिंग डिसीशन वगैरह है। इसके अलावा कोई भी इंटरेक्शन जो है वो सेल्स ट्रांजैक्शन की बेसिस पे नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि वो कितनी जो है सेल करा के दे रहा है या कितनी रिकमेंडेशन कर रहा है थेराप्यूटिक गुड्स की, उसकी बेसिस पे जो है उनका इंटरेक्शन हो, या मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ का। मतलब कंपनीज़ और हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ जो है वो जब भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से इंटरेक्ट करेंगे तो वो किसी इस तरह के फ़ायदे, परचेसिंग डिसीशन वगैरह या इस तरह का जो है ना इंटरेक्शन नहीं होगा कि वो जो है अपने इन्फ्लुएंस को मिसयूज़ करें। इसके अलावा ट्रांसपेरेंट और जो है ना नेशनल और लोकल जो लॉज़ बने हुए हैं हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग जो है ना प्रोफेशनल कोड्स ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग उनका जितनी भी इंटरेक्शन होगा वो सब उसके अकॉर्डिंग ही होगा। मतलब जो भी लोकल या नेशनली लॉज़ बने हुए हैं उनके अकॉर्डिंग होगा, उन रेगुलेशंस को फॉलो करेगा और प्रोफेशनल कोड्स ऑफ कंडक्ट जो है उन्हें फ़ॉलो किए जाएंगे। कंपनी जो है ना वो एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी रखेगी जब भी जो है रिटन नोटिफिकेशन दे रही होगी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को, कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल या जो हमारे पास लोकली डेजिग्नेटेड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी कि किस वजह से इंटरेक्शन हो रहा है, फुली जो है उसको डिस्क्लोज़ किया जाएगा कि भाई ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या जो है हमारा कंपनी का नुमाइंदा अगर हेल्थ केयर प्रोफेशनल से मिल रहा है तो उसका क्या मकसद है, क्या स्कोप है, पूरा जो है वो फुली डिस्क्लोज़ करेंगे उस हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ या इदारे के साथ। जब भी सर्विसेज परफॉर्म की जाएंगी हेल्थ केयर प्रोफेशनल की तरफ से किसी भी कंपनी के बिहाफ पे, ठीक है, तो एक रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए। मतलब उनके दरमियान जो है रिटन एग्रीमेंट होगा जिसमें पर्पज़ ऑफ इंटरेक्शन भी होगा। इसके अलावा सर्विसेज जो परफॉर्म की जाएंगी वो, और उसके अलावा मेथड्स ऑफ रीइंबर्समेंट एक्सपेंसेस जो भी वो खर्च हुआ होगा हेल्थ केयर प्रोफेशनल का, उन खर्चों को कैसे वो पे किया जाएगा वो, और जो उन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड की है तो वो कैसे जो है उनके एवज़ उसे पे करेंगे कंपनी, तो वो सब चीज़ें जो है मेंशन होनी चाहिए रिटन एग्रीमेंट के अंदर। एक्टिविटीज़ जो भी जो है एग्रीमेंट के थ्रू की जाएंगी उनका जो है एक एक्टिविटी रिपोर्ट होनी चाहिए एविडेंस के तौर पे कि भाई ये एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही एक्टिविटीज़ की गई हैं। इसके अलावा जो है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए एग्रीमेंट की, उससे रिलेटेड रिपोर्ट्स की, इनवॉइसेस वगैरह की, वो सब की सब जो है ना कंपनी रिटेन करेगी फॉर द टाइम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो ये पॉइंट अब इम्पॉर्टेंट है कि कंपनी को कितने टाइम के लिए जो है रिटेन करना है ये सारा डेटा, एटलीस्ट 5 ईयर्स के लिए जो है रिपोर्ट जो या जो भी चीज़ें होंगी इस तरह की वो कंपनी रिटेन करेगी, ताकि कभी भी उसकी जो है ज़रूरत पड़ सकती है कि सर्विसेज कौन सी प्रोवाइड की गई थी या जो है उसे उसके लिए प्रॉपर पे किया भी गया या नहीं हेल्थ केयर प्रोफेशनल को, उन सब चीज़ों की डिटेल्स जो है कंपनी के पास महफूज रहेगी 5 साल के लिए। उसके अलावा रूल नंबर 5 हमारे पास है कंसल्टिंग अरेंजमेंट्स विद हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। तो कंपनीज़ जो है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ इंगेज करेगी ताकि जो है सर्विसेज
प्रोवाइड की जा सके, जो रिसर्च डेवलपमेंट को जो है प्रमोट करते हो मेडिकल साइंसेस के अंदर। उसके अलावा न्यू टेक्नोलॉजीज़ या जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हैं उनकी इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड, सर्विसेज से रिलेटेड कोई हो। इसके अलावा कंपनी का जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको किस तरह सेफली और इफ़ेक्टिवली यूज़ किया जाए उसकी अवेयरनेस से रिलेटेड हो, या जो है क्वालिटी और एफिकेसी बढ़ाई जाए पेशेंट केयर की। इन सब जो है पहलू को मद्देनज़र रखते हुए जो है अरेंजमेंट्स की जाएंगी कि जो भी जो है कंपनीज़ हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ इंगेज होंगे। सब रूल नंबर 2 हमारे पास है कि जब भी कंसल्टिंग अरेंजमेंट्स होगी कंपनीज़ और हेल्थ केयर प्रोफेशनल के दरमियान, तो उनमें ये कंडीशंस होनी चाहिए। सबसे पहला एक जायज़ जो है ज़रूरत और मकसद होना चाहिए उन सर्विसेज के लिए, जो एडवांस में वो जो है ना क्लियरली उनको आइडेंटिफाई करेंगे और प्रॉपर जो है उसकी जस्टिफिकेशन भी होगी कि ये जो है सर्विस क्यों प्रोवाइड की गई है, किसी भी जो है स्पेसिफ़िक हेल्थ केयर प्रोफेशनल को सिलेक्ट किया गया है जब। उसके अलावा जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल या टेक्निकल असिस्टेंट है सिर्फ वही रेलिवेंट फील्ड का वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा या वो जो है उन सर्विसेज में इंगेज होगा। सिर्फ मतलब जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल या टेक्निकल असिस्टेंट या उसके हेल्पर होंगे उस रेलिवेंट फील्ड में, वही जो है सर्विसेज परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है ना वो सिलेक्ट किए जाएंगे क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस की बेसिस पे, कि वो जो है जो क्वालिफ़ाइड और एक्सपीरियंस बेस्ड जो है वो लोग सिलेक्ट किए जाएंगे वो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, ना कि ऐसे लोग जो पैसा या बिज़नेस ज़्यादा जनरेट करके दे रहे हों कि उन्हें सिलेक्ट कर लिया जाए। मतलब अगर 2 हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं हमारे पास, एक तरफ जो एक्सपीरियंस और क्वालिफ़ाइड है और दूसरी तरफ ऐसा है कि वो उस कंपनी को ज़्यादा पैसा और वैल्यू जनरेट करके दे रहा है, तो वो सिलेक्ट किया जाएगा जिसकी क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस ज़्यादा है, ना कि वो जो पैसा और इस तरह की वैल्यूज़ जनरेट कर रहा है। इसके अलावा हेल्थ केयर प्रोफेशनल को जो है ना कंपनसेशन प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, जो भी उन्होंने सर्विसेज दी हैं उनके लिए उन्हें जो है पैसे या जो भी उनका हक़ है वो दिया जाएगा। इसके अलावा कंपनसेशन जो भी देगी कंपनी, वो जो है ना उसके सफिशेंट एविडेंस होंगे कि मतलब इस परफॉर्मेंस की बेसिस पे, मतलब ये सर्विसेज की थी तो उसकी बेस पे जो है ना वो उन्हें कंपनसेशन दी गई है। मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कंपनी बोल दे झूठ कि भाई हमने इसे ये कंपनसेशन दी है, इसने फ़लाँ सर्विसेज हमें प्रोवाइड की, तो उसके प्रॉपर एविडेंस होने चाहिए, ना कि जो है रिटेनर फ़ीस या इस तरह की कोई भी एडवांस पेमेंट कभी भी नहीं दी जाएगी। मतलब कि उसे आगे के लिए भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल को अपने साथ रिटेन किया जाए या कोई भी एडवांस पेमेंट इस तरह की नहीं होगी। जब वो प्रॉपर्ली सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर देंगे उसके बाद ही जो है उसे पैसे प्रोवाइड किए जाएंगे, वो जो है पेड किया जाएगा। कंपनसेशन जो है वो चेक या इलेक्ट्रॉनिक बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू की जाएगी, कैश नहीं की जाएगी, ठीक है। और वो जो है रेसिपेंट या जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है जिसने वो पैसे लिए चेक या इलेक्ट्रॉनिक बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू, वो उसकी सालाना जो इनकम टैक्स स्टेटमेंट है उसमें मेंशन ज़रूर होंगे, उसमें जो है डिक्लेयर किए जाएंगे। सर्विसेज और कंपनसेशन जो भी पे की गई हैं वो जो है रिटन एग्रीमेंट में पहले से मौजूद होने चाहिए। जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनके साथ जो है एग्रीमेंट के अंदर वो सर्विसेज और उनकी कंपनसेशन कितनी पे करनी है वो सब जो है पहले से रिटन एग्रीमेंट में होनी चाहिए। इसके अलावा कंसल्टिंग अरेंजमेंट्स जो हैं वो डिस्क्लोज़ की जाएंगी पहले से ही रिटन फॉर्म में। हेल्थ केयर प्रोफेशनल कंसल्टेंट का जो भी इंस्टीट्यूशन होगा या एम्प्लॉयर, मतलब वो जिस इदारे में काम कर रहा होगा हेल्थ केयर प्रोफेशनल, वहाँ पे जो है वो पहले से ही डिस्क्लोज़ करेगा कि ये जो है कंसल्टिंग अरेंजमेंट्स या ये चीज़ मैं जो है प्रोवाइड करने जा रहा हूँ फ़लाँ कंपनी को। और इसके अलावा लॉज़ या रेगुलेशन या इंस्टीट्यूशनल रूल्स के अकॉर्डिंग अगर किसी और बॉडी को भी उसके बारे में बताना है, मतलब जहाँ वो काम कर रहा था उसके अलावा भी किसी और इदारे को बताना है अकॉर्डिंग टू रूल्स लॉ, तो फिर जो है उसे भी जो है बताया जाएगा कि ये जो है मैं सर्विसेज या ये जो है मैं अपनी कंसल्टेशन इस इदारे को या इस कंपनी को प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। तो वो सब चीज़ें जो है वो प्रायर रिटन फॉर्म में डिस्क्लोज़ करेगा हेल्थ केयर प्रोफेशनल।
सब रूल नंबर 3 हमारे पास है कि अगर कभी भी ज़रूरी हो कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल कंसल्टेंट ट्रैवल करे किसी भी ऑफिशियल सर्विसेज के लिए, तो कंपनी जो है उन्हें पे करेगी या जो है रीइंबर्स करेगी उनके एक्सपेंसेस जो भी ट्रैवलिंग के लिए यूज़ हुए। मतलब अगर कोई कंसल्टेंट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए उसे जो है कहीं और ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो उस पे जो भी उसका ख़र्चा आएगा या तो कंपनी डायरेक्ट पे करे वो ख़र्चा, या उसे रीइंबर्स करके देगी जो भी उसके ट्रैवलिंग के, वहाँ पे रहने के, खाने के जो भी अखराजात आए वो सब के सब जो है कंपनी की तरफ से होंगे। मगर ये फॉलोइंग कंडीशंस होंगी। सबसे पहला जो है एक्सपेंसेस सिर्फ लिमिटेड होंगे, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल की सर्विसेज परफॉर्म करने के लिए सिर्फ वहाँ पे ज़रूरी होंगे। मतलब वो गया खाना पीना और उसकी जो है सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जो सिर्फ एक्सपेंसेस आए वहाँ पे, वो ही सिर्फ कंपनी पे करेगी। इसके अलावा कोई भी उसके जो है फैमिली या उसके बच्चे अगर साथ जा रहे हैं या कोई और गेस्ट है हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ, तो उसके जो एक्सपेंसेस होंगे वो कंपनी नहीं देगी कोई भी एक्सपेंसेस। इसके अलावा कंपनी जो है वो ट्रैवल बुकिंग डायरेक्टली खुद ही कर देगी हेल्थ केयर प्रोफेशनल की बिहाफ पे। मतलब जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा है तो उसकी बुकिंग ऑलरेडी कंपनी जो है खुद करते उसके बिहाफ पे, या जो है रिकमेंडेशन या अप्रूवल जो भी इंस्टीट्यूशन का उसके बिहाफ पे। मतलब कंपनी या जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल है उसके बिहाफ पे वो इदारा खुद ही जो है उसकी ट्रैवल बुकिंग कर दे, रादर देन उसको रीइंबर्स करे हेल्थ केयर प्रोफेशनल को उसके अखराजात के भाई खुद पहले हेल्थ केयर प्रोफेशनल खर्च कर रहा है फिर वो उसे खर्चे उसके वापस कर रहा है। इससे बेहतर है कि कंपनी डायरेक्ट खुद कर दे। अगर डायरेक्ट बुकिंग पॉसिबल ना हो तो रीइंबर्समेंट जो होगी ना वो सिर्फ एक्चुअल जो कॉस्ट लगी होगी और ओरिजिनल रिसिप्ट्स या दूसरे एडिक्वेट प्रूफ वगैरह होंगे जो भी पेमेंट के हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास, कि उसके पास एक रिटन में प्रूफ है कि उसने जो है ये टिकट ख़रीदा यहाँ से यहाँ तक गया, ये सब चीज़ें, तो फिर जो है वो जो एक्चुअल कास्ट होगी सिर्फ वही कंपनी जो है उसे पे करेगी ओरिजिनल रिसिप्ट की बेसिस पे और एडिक्वेट प्रूफ्स की बेसिस पे, अगर डायरेक्ट बुकिंग नहीं हो पाती। और रीइंबर्समेंट जो भी होगी वो चेक या इलेक्ट्रॉनिक बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू की जाएगी। उसके अलावा कंपनी जो है ना कोई भी फ़ंड या रीइंबर्स नहीं करेगी इंटरनेशनल ट्रिप किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल की अनटिल एंड अनलेस अगर कोई नो ऑब्जेक्शन लेटर मिल जाए एम्प्लॉयर की तरफ से, या हेल्थ केयर प्रोफेशनल मतलब जहाँ पे जिस इदारे में काम करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी जो है किसी हॉस्पिटल सेटअप में या किसी इदारे में हेल्थ केयर प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, वहाँ से अगर उसे नो ऑब्जेक्शन लेटर मिल जाता है, मतलब उस इदारे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उसके जाने पे इंटरनेशनल ट्रैवल पे, तो तब तक जो है कंपनीज़ कोई भी जो है फ़ंड या रीइंबर्स नहीं प्रोवाइड करेगी इंटरनेशनल ट्रिप के लिए उस हेल्थ केयर प्रोफेशनल को। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम थर्ड पार्टी एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस से फ़र्दर कंटिन्यू करेंगे और इस जो है रूल को कंप्लीट करेंगे।